वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम बात कर रहे थे फॉरेन की कॉन्सेप्ट की। फॉरेन की कॉन्सेप्ट में हमने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट का। मतलब हमारे कुछ नियम है, फॉरेन की कुछ नियम बनाती है। अगर आप कभी भी 2 3 4 टेबल्स को आपस में इंटरलिंक करते हो तो इंटरलिंकिंग का काम फॉरेन की करवा देती है, और फॉरेन की अपने कुछ नियम बताएगी आपको। उस नियम के हिसाब से ही आपको डिपेंडेंट टेबल या उसकी पेरेंट टेबल्स में इंसर्शन करना होगा, डिलीशन करना होगा, जो भी करना होगा। ठीक है, तो फॉरेन की के नियम की बात चल रही है कि फॉरेन की क्या क्या नियम प्रोवाइड करती है। मतलब डीबीएमएस फॉरेन की के रिगार्डिंग क्या क्या नियम देता है। अगर आप उस नियम के मुताबिक चलोगे तो डीबीएमएस खुश रहेगा, अगर उस नियम के मुताबिक नहीं चलोगे तो डीबीएमएस आपको वो ऑपरेशंस नहीं करने देगा। तो हमने स्टडी किया था ऑन डिलीट कास्केड का, ऑन डिलीट नो एक्शन। तो इस पॉइंट को आपने देखा होगा, ऑन डिलीट नो एक्शन। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ऑन डिलीट नो एक्शन। ऑन डिलीट नो एक्शन क्या कहेगा? ऑन डिलीट नो एक्शन कहता है कि सबसे पहले आप पेरेंट टेबल में अगर कुछ डिलीट करना चाहते हो तो मैनुअली आपको चाइल्ड टेबल में पहले डिलीट करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल एक स्मॉलेस्ट एंट्री उठा लेता हूं जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि मेरे पास एक अगर पेरेंट टेबल है स्टूडेंट, और ये SID और S नेम है, और यहां पर एक वैल्यू है S1 N1, और यहां पर मैं वही एग्जांपल कोट करता हूं जो कि मैंने पहले लिया हुआ है इनरोलमेंट टेबल का। तो इनरोलमेंट में मैं जाता हूं और यहां पर ये SID और CID ले लेता हूं। और फॉर एग्जांपल इस S1 ने 2 कोर्स इनरोल किए थे, 2 कोर्स खरीदे हुए थे S1 C2। तो यहां पर जब आप डिलीट करने जाएंगे S1 N1 तो सबसे पहले आपको चाइल्ड टेबल इनरोलमेंट में डिलीशन परफॉर्म करना पड़ेगा 1 2, और फिर आप यहां से S1 N1 डिलीट कर सकते हो। तो पहला डिलीशन आपको यहां परफॉर्म करना होगा, देन दूसरा डिलीशन आपको पेरेंट टेबल में जाके डिलीट करना होगा। दोनों चीजों को आप पहले चाइल्ड से भगा दो, फिर पेरेंट से भगा दो उसको। ये एक सिंपल सा नियम बताया गया ऑन डिलीट नो एक्शन का। ऑन डिलीट नो एक्शन बाय डिफॉल्ट भी है, ठीक है। आप इसको लिखें या ना लिखें, ये अपना काम करता है। अगर आप कुछ भी पेरेंट में डिलीट करने जाएंगे और उसकी एंट्री चाइल्ड टेबल में है तो डीबीएमएस चिड़चिड़ाने लगेगा, डीबीएमएस वो काम आपको नहीं करने देगा। तो आई थिंक ये बात पूरी क्लियर हुई थी अपने प्रीवियस क्लास से। अब उसी क्लास को मैं आगे इस क्लास में कनेक्ट करता हूं और वहां से समझना आप शुरू करिए कि इससे हमारा एक फ्लॉ था इस लॉजिक में। क्या फ्लॉ था कि मुझे एक क्वेरी सबसे पहले यहां पे चलानी पड़ेगी और एक क्वेरी यहां पे चलानी पड़ेगी। क्वेरी जो लोग नहीं जानते हैं उसका मतलब होता है कि हमको डीबीएमएस पर कुछ काम करवाने के लिए एक छोटा प्रोग्राम बनाना पड़ता है, उसी को क्वेरी बोलते हैं। तो वो प्रोग्राम एसक्यूएल का प्रोग्राम होता है। तो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी, जो कि मैं बहुत डिटेल में आपको सिखाऊंगा और आपकी बल्ले बल्ले होगी, मजा आओगे आपको बहुत ज्यादा। तो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो वो जो क्वेरी है या प्रोग्राम है, कुछ भी आप कह लो, सबसे पहले वो प्रोग्राम आपकी इन 2 एंट्रीज को डिलीट करेगा, फिर एक प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा पेरेंट टेबल पर डिलीशन करने के लिए। तो ये एक तरीके से अपने आप में तब डिफिकल्ट हो जाएगा जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होंगी या बहुत सारा टेबल जो इंटरलिंक्ड है, और अगर उनका डेटा कई जगह कनेक्ट हो रहा है तो फिर आपको कई मल्टीपल क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, और तब जाके वो आपका प्रॉपर डिलीशन परफॉर्म होगा। तो ये यूजर के लिए थोड़ा सा हैक्टिक सा काम आपको दिख रहा होगा। यूजर का एफर्ट यूजर को ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके वो डिलीशन को परफॉर्म करवा पाएगा। एक चीज क्लियर कट, और इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको सिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करूंगा, एकदम क्रिएट करके दिखाऊंगा और वो मजा आएगा कि सर ने जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है उसको एज इट इज वही एग्जांपल्स पिच किए हैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में। और मजे की बात है कि कोई आपको कुछ प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, पहले से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको समझ के आएगा जब आप प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस को देखोगे। अब मैं बात करता हूं कि भाई
इसका एक ऑप्शन दिया डीबीएमएस बनाने, जो डीबीएमएस के आर्किटेक्ट लोग हैं, जो डीबीएमएस डिजाइन करते हैं, उन्होंने कहा कि हम देते हैं आपको एक ऑप्शन ऑन डिलीट कास्केड। क्या बात है, कास्केड, ये गजब का एक ऑप्शन है। कास्केड का मतलब होता है ऑटोमेटिक। आपको ऑटोमेटिक चाइल्ड टेबल से एंट्री डिलीटेड मिल जाएंगी अगर आप परफॉर्म करने वाले हैं डिलीशन। कहां पर? पेरेंट टेबल पर। तो फिर से वही कहानी शुरू करते हैं। एक स्टूडेंट टेबल बना लेते हैं, एक स्टूडेंट टेबल बना लेते हैं, और ये स्टूडेंट टेबल हमारी ये रही। और स्टूडेंट टेबल में मिनिमम कॉलम ले लेते हैं, एसआईडी और एस नेम, आपको बस दो चीजें। और फिर यहां से हम ले लेते हैं कोर्स टेबल ले लेते हैं, और कोर्स टेबल में हम ले लेते हैं कोर्स आईडी और कोर्स नेम। सपोज दो ही फील्ड ले लेते हैं, ज्यादा आपको केवल एग्जांपल मुझे समझाना है और कुछ नहीं करना है। और यहां पर मैं ले लेता हूं आपका इनरोलमेंट टेबल। तो इनरोलमेंट टेबल से मैंने आपको बताया कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स खरीदा है। क्या बात है, परफेक्ट। आप कुछ वैल्यूज को यहां पे पिक कर लेते हैं। तो वैल्यूज को मैं यहां से रख ले रहा हूं। ये हमारी वैल्यूज रही। एक पहला कॉलम ड्रॉ कर लो आप ये मत मानना कि यही हमारा जो है दो ही कॉलम हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। फिर आप इनरोलमेंट टेबल में आ जाओ। इनरोलमेंट टेबल में भी हमने दो ही कॉलम लिए मिनिमम, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉलम पे ध्यान नहीं देना है। और सीआईडी ये यहाँ से आ गया। अब हमने फिर ये कोर्स टेबल ले ली, यहाँ पे भी भाई हमने दो ही कॉलम लिए हुए हैं, तो ये सीआईडी ले लिया हमने और सी नेम ले लिया। अब कुछ एंट्रीज भी भर लेते हैं फर्स्ट क्लास। तो ये S1 था स्टूडेंट, ये S2 स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट जो कि हमारे फेवरेट थे, ऑलरेडी हम यही लेते चले आ रहे हैं, तो यही वैल्यूज को दोबारा ले रहे हैं। और ये कोर्स को भी हमने तीन ही कोर्स लिए थे, C2 C3 जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो DBMS ले लिया था मैंने, और मैंने DSA ले लिया था, और पाइथन ले लिया था। अभी मजे देखना, पाइथन में आपको मजे आएंगे एकदम फर्स्ट क्लास कोडिंग में। अब यहाँ पर जब बात आई थी कि हम इसमें क्या करें, तो S1 ने कोर्स खरीद लिया था। S1 थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहता था, तो उसने सारे कोर्स खरीद लिए, फॉर एग्जांपल C3। और S2 ने हमारा C1 खरीद लिया, और S2 ने हमारा C2 खरीद लिया, और S3 ने हमारा C3 खरीद लिया। अब यहाँ पर प्राइमरी की अगर आप देखने जा रहे थे, तो SID कंबाइंड विद CID कॉमा आप लगा दो, बात बन गई आपकी। और यहाँ पे प्राइमरी की जब आप देखने जा रहे थे तो CID था, और यहाँ पे प्राइमरी की देखने जा रहे थे आप तो SID था। अब यहाँ पे डिलीशन करने के लिए सिंपली अब हमने क्या किया कि ऑन डिलीट कास्केड क्या प्रोवाइड करेगा, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये DBMS के थ्रू प्रोवाइडेड एक कमांड है, और इससे आपको क्या सुविधा मिलने वाली है। आप सिंपल एक क्वेरी लिखोगे और आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो क्वेरी आपको एक ही लिखनी पड़ेगी। क्वेरी क्या होगी ये आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में ही आपको बताऊंगा कि क्वेरी है क्या। ठीक है, और एक क्वेरी से दो काम आपको मिलेंगे। तो जो क्वेरी आपने लिखी वो क्वेरी आपने पेरेंट के लिए लिखी, पेरेंट से डिलीशन, और जो एंट्री आपको चाइल्ड में मिलेंगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट होती चली जाएंगी। तो चलो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द खेला, करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं चाहता हूं आई वांट टू डिलीट, और इसकी भी एक क्वेरी होती है, ध्यान रखना, S1 N1। अभी मैं SQL नहीं पढ़ाया हूं, तो मैं सारा सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूं। तो S1 S1 को मैंने जैसे ही डिलीट किया, तो सबसे पहले DBMS सर्च करेगा S1 को इनरोलमेंट टेबल में, तो खोजेगा कहाँ है भाई साहब, कहाँ है भाई साहब, S1 भाई साहब कहाँ है। तो अच्छा है, S1 भाई साहब यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो जहां जहां S1 भाई साहब पड़े हुए होंगे सबसे पहले उनको हटा के बाहर फेंक देगा। लेकिन S1 के साथ C1 भी जाएगा, क्योंकि पूरी रो का डिलीशन होता है, ध्यान रखना। DBMS में पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली पटक दी जाएगी उठा के। तो तीन भाई साहब यहां से रो जो हैं वो डिलीटेड आपको मिलेंगे, तीन रो डिलीटेड मिलेंगे। और ये ऑटोमेटिक डिलीशन आपको दिखेगा यहाँ पे ये ऑटोमेटिक डिलीशन आपको कास्केड की वजह से मिल रहा है। और ये ऑटोमेटिक डिलीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले रहे हैं भाई साहब, उनका नाम है DBMS। चाहे आप MySQL सर्वर यूज करें, मतलब कुछ भी आप Oracle यूज कर रहे हो या कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली ये आपको डिलीट करके देगा, यूजर को मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो
अब ये कितनी गजब की फैसिलिटी आपको मिल गई, ठीक है, लेकिन इसका अपना कुछ रिस्क भी है, क्योंकि हर चीज कुछ फायदे और नुकसान के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कोई चीज पूरे फायदे के साथ ही आती है, कुछ नुकसान भी लेके आएगी। तो जब टेबल आपस में अलग अलग होती हैं तो उनके लिए कास्केडिंग बड़ा सही रूल है। आप बस ऑन डिलीट कास्केड डिफाइन कर दो, पेरेंट टेबल पर जो कुछ भी आ रहा होगा वो पेरेंट टेबल से सीधा चाइल्ड टेबल में डिलीट मार देगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूजर को 2 क्वेरी 3 क्वेरी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड टेबल के लिए अलग लिखे, पेरेंट टेबल के लिए अलग लिखे, कोई फर्क नहीं पैदा। अब इसका नुकसान क्या है, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, कुछ देर के लिए, तो मैं आपको इसका नुकसान बताता हूं, ठीक है। तो नुकसान के लिए मैं अगली स्लाइड पे आता हूं कि फायदा तो आपने देख लिया, बट इसको मैं फायदा लिख देता हूं। तो ये फायदा है हमारा, फायदा था। अब नुकसान देखते हैं। नुकसान नुकसान हमारा ये है कि फॉर एग्जांपल हमने मैनेजर टेबल बनाई, ठीक है। जरूरी है किसी भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो डेफिनेटली ये देखता होगा कि हमारा मैनेजर जो है, अब इसकी एक खास बात यह है कि हर मैनेजर पहले एम्प्लॉय होता है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी मैनेजर होगा वो एम्प्लॉय से ही निकल के आएगा। तो अगर मैं ये एम्प्लॉय आईडी बोलूं तो डेफिनेटली मैनेजर आईडी उसका सबसेट होगा, ठीक है। तो मेरे 2 कॉलम होंगे यहां पे, एक एम्प्लॉय आईडी होगा और एक मैनेजर आईडी होगा। सो दिस इज द मैनेजर आईडी एंड दिस इज द एम्प्लॉय आईडी। अब चूंकि मैं जानता हूं कि एम्प्लॉय हमेशा यूनिक होती है एम्प्लॉय आईडी, तो मैंने कुछ फिल कर दिया, E1 फिल कर दिया, E2 फिल कर दिया, E3 फिल कर दिया, E4 फिल कर दिया, E5 फिल कर दिया। और मैंने ये माना कि सपोज E1 मेरा जो है वो क्या है, नल है, सीईओ है, तो उसका कोई मैनेजर नहीं है। बट E2 का मैनेजर E1 है, E3 का भी E1 है, और E4 का हमारा E3 है और E3 है, लाइक दैट दिस, ठीक है। मजे की बात ये, अब इस प्रोसेस में अगर आप देखने जाते हो तो एक मैं पॉइंट यहां पर और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहां पे प्राइमरी की जो है वो एम्प्लॉय आईडी है, बिकॉज यूनिक है, रिपीटेड नहीं है, डुप्लीकेट्स नहीं है। लेकिन यहां पे फॉरेन की जो है वो मैनेजर आईडी है, ठीक है, because manager id refers to employee id of the same table, that's why the manager id is the foreign key, but manager id contains the null, yes, manager id contains the foreign key contains the duplicates, yes। आप टेबल देख के डायरेक्टली बता सकते हो सिंपली। अब मैं एक एंट्री करने वाला हूं यहां पर कि दिस इज द E6 इज द मैनेजर जो E5 को कर रहा है, बट दिस इज नॉट द इनवैलिड एंट्री। ये वैलिड एंट्री नहीं है। ये वैलिड एंट्री क्यों नहीं है, बिकॉज E6 जो है हमारा एम्प्लॉय है ही नहीं, इट इज नॉट बिलोंग्स टू एम्प्लॉय आईडी। तो ये मैनेजर कहां से बन गया? किसी भी मैनेजर को होने से पहले सबसे पहले कंपनी का एम्प्लॉय होना पड़ेगा। तो कोई भी एंट्री जो आपके राइट में होगी उसको पहले लेफ्ट में होना पड़ेगा, पेरेंट में होना पड़ेगा। और अगर मैं यहीं पे पेरेंट और चाइल्ड को डिसाइड करने जाता हूं तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि ये वाला पार्ट जो है, दिस इतना लेफ्ट पार्ट, दिस इज द पेरेंट टेबल, और ये वाला पार्ट जो है वो है चाइल्ड टेबल। सेम ही टेबल में मैंने हाफ पार्टीशन को पेरेंट बोल दिया, हाफ पार्टीशन को चाइल्ड बोल दिया। तो पेरेंट में जब कोई एंट्री नहीं है तो चाइल्ड में वो एंट्री कर क्या रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। तो आप देखो इस पूरे में कहीं भी E6 नहीं है, तो यहां पर E6 कर क्या रहा है? तो ये इनवैलिड एंट्री है, इसको निकाल के भगाओ। तो ये भगा दिए गए भाई साहब कि आप गलत आदमी हो, आप हो ही नहीं कंपनी के एम्प्लॉय और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो किसी को। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सेल्फ रेफरेंशियल टेबल्स बोलते हैं इनको, सेल्फ रेफरेंशियल्स फॉरेन की बोलते हैं इनको। सारा सेल्फ रेफरेंस कर रहे हैं अपने आप को। तो ये मैं पॉइंट बना भी देता हूं इस तरीके से, दैट इज द, ठीक है। अब इसमें सपोज मैं एक एंट्री डिलीट करने वाला हूं, तो मैं एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं और वो एक्शन है डिलीट का, ठीक है, वो एक्शन है डिलीट का, और वो डिलीट में करना चाह रहा हूं E1 नल को। E1 नल को आई वांट टू डिलीट E1 नल। इफ E1 नल
आई एम डिलीटिंग इवन नल। अब देखिए कि टेबल में क्या क्या खुरापात होने वाली है, क्या तहलका मचने वाला है पूरी टेबल में। पूरी टेबल में तहलका ये मचने वाला है कि अब इवन आपकी कंपनी को छोड़ के जा चुका है, या सीईओ चला गया है, या कुछ भी हो गया है। तो अब पेरेंट टेबल में अगर वो चीज नहीं है तो चाइल्ड टेबल में भी नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली सी बात, पीछे का एग्जाम्पल उठा के आप देख लो कि अगर जो पेरेंट टेबल में नहीं था S1, उसको चाइल्ड टेबल में भी होने का कोई अधिकार नहीं था। तो सेम कॉन्सेप्ट में यहां पर लगाऊंगा कि अगर पेरेंट टेबल में नहीं है तो चाइल्ड टेबल में क्या कर रहा है, तो चाइल्ड टेबल में जहां जहां इवन है हम उसको मार्क कर लेंगे, दो जगह इवन था, और उसको वहां चाइल्ड टेबल से डिलीट मारेंगे, क्योंकि ऑन डिलीट कास्केड है। ये कास्केड क्या करता है, पेरेंट में जो कुछ भी डिलीट किया जा रहा है, ठीक है, उसको चाइल्ड में सर्च करता है ऑटोमेटिकली और सर्च करके डिलीट मार देता है। तो पेरेंट में उसने इवन को मार्क कर लिया और चाइल्ड में जाके उसने इवन को सर्च कर लिया, मार्क कर लिया, और उठा के चाइल्ड में इवन को डिलीट मारेगा। अब इवन को डिलीट मारा तो E2 भाग गया, और इवन को डिलीट मारा तो E3 भाग गया। और E2 और E3 कहां से डिलीट हुए, पेरेंट टेबल से डिलीट हुए। तो एस को और अच्छे से समझने के लिए पेरेंट और चाइल्ड ऐसा बना लेते हैं। पेरेंट में जब E1 डिलीट हुआ तो आपने E1 मार्क कर लिया चाइल्ड में और E1 E2 को गायब कर दिया। E1 मार्क कर लिया आपने चाइल्ड में, E1 और E3 को मार्क गायब कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने E1 को देखा तो E2 जो है वो पेरेंट से डिलीट हुआ है और E3 पेरेंट से डिलीट हुआ है। अगर E2 और E3 पेरेंट से डिलीट हुआ है तो डेफिनेटली अब आप फिर से उसको चाइल्ड में ढूंढोगे। जब पिताजी जी में नहीं है तो चाइल्ड में क्या करेंगे, तो डेफिनेटली आपने सर्च किया और आपने देखा ओ मिल गए भाई साहब, ये E3 यहां पर बैठे हुए हैं। E3 आपने यहां पे, तो E3 को आपने यहां से डिलीट किया तो E4 निपट गए, और E3 को यहां से डिलीट किया E5 निपट गए। दैट इज द E5। अब आप मजे की बात देखोगे कि पूरी टेबल जो है वो 5 हो गई है, कंप्लीटली डिलीशन हो गया है। चाहते थे आप केवल एक एक्शन परफॉर्म करना कि इवन नल डिलीट हो, लेकिन इवन नल के चक्कर में आपको एक्स्ट्रा कितने टपल डीवीएमएस ने डिलीट करके दे दिए, एक ये दिया, एक ये टपल डिलीट दिया, एक ये टपल डिलीट दिया, और एक ये टपल डिलीट दिया। तो आपका एक जेन्युइन एंट्री था, बट आपको एक्स्ट्रा में इतने टपल ऑटोमेटिकली डिलीट होके मिल गए जो कि नहीं चाहिए थे आपको डिलीशन में। बिकॉज आपको तो केवल ये एंट्री डिलीट करनी थी, तो भैया क्यों करें, मैं उसको डिलीट करूं, दैट इज द प्रॉब्लम। बट ये पूरी टेबल एम्प्टी हो गई, डिलीट हो गई, तो ये खतरा आपका ऑन डिलीट कास्केड में रहेगा जब आप सेल्फ रेफरेंशियल टेबल्स में जाओगे। तो ऑन डिलीट कास्केड का ये सीधा सीधा नुकसान है। क्या? ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट कास्केड का आपको सीधा सीधा ये नुकसान देखने को मिलेगा कि सेल्फ रेफरेंशियल टेबल्स में एक टपल के चक्कर में आपके कई टपल, ये तो हमने एक वर्स्ट केस ले लिया कि पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो गया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा कि पूरा का पूरा टेबल डिलीट होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक एंट्री आप डिलीट करने गए तो उसके चक्कर में 3 आपकी इंपॉर्टेंट एंट्री डिलीट हो गई, या 2 आपके इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड एंट्री डिलीट हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो डिलीट तो सफाई तो एक की करने गए, 3 और साफ हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। अब यहां पर इंप्लॉय E2 का डेटा आप लॉस्ट कर चुके हो, इंप्लॉय E2 का डेटा लॉस्ट हो गया, इंप्लॉय E3 का भी डेटा लॉस्ट हो गया, E4 का भी लॉस्ट हो गया, E5 का लॉस्ट हो गया, सारा इंप्लॉय का डेटा चला गया, जबकि आप E1 का डेटा केवल हटाना चाह रहे थे। तो यू हैव लॉस्ट द 4 मैंडेटरी इंफॉर्मेशन इन योर डेटाबेस। तो आपने ये 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉस्ट कर दी अपनी डेटाबेस में ड्यू टू कास्केडिंग। तो डीबीएमएस तो नहीं जानता है, डीबीएमएस तो बस ये जानता है कि जो भी चाइल्ड टेबल में मुझे दिखेगा उसको मैं उड़ा दूंगा। तो चाइल्ड टेबल के उड़ाने के चक्कर में आप पेरेंट से भी कुछ कुछ उड़ाते जा रहे हो, क्योंकि पेरेंट सेम ही टेबल में पड़ा हुआ है। तो सेम टेबल में पेरेंट पड़े होने जाने की वजह से चाइल्ड का टपल, और टपल पूरा डिलीट होता है, कभी इवन डिलीट नहीं हो सकता।
तो उस केस में सेल्फ रेफरेंशियल मॉडल में आपको ये खतरा दिखेगा। ध्यान रहे, आप इस चीज को नोटिस करके रखें। तो इससे रिलेटेड गेट का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं वो गेट का क्वेश्चन एक बार आपको करा देता हूं, तो आपको ऑन डिलीट कास्केड का क्लियर कट एग्जांपल पता लग जाएगा। और इससे आने वाले, और ये ऐसा नहीं है कि 2-3 बार, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये देखिए, गेट 2005 में आपके पास एक क्वेश्चन है। इन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा है, मैं पढ़ के आपको दिखा दे रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग टेबल हैज टू एट्रीब्यूट्स ए एंड सी वेयर ए इज द प्राइमरी की एंड सी इज द फॉरेन की, और की रिफरेंसिंग ए विद ऑन डिलीट कास्केड। एक छोटू मोटू टेबल बना के दी है, जिसमें 2 प्यारे प्यारे कॉलम आपको ए और सी लिख दिए हैं, कुछ रैंडम वैल्यूज डाल दी हैं। ए देखिए पूरी डिस्टिंक्ट वैल्यूज के साथ है प्राइमरी की, सी में जो कुछ भी आ रहा है वो ए से उधार आ रहा है। अब उन्होंने कहा सेट ऑफ ऑल टपल मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। प्रिजर्व का मतलब, अगर आपको फॉरेन की के मन के मुताबिक काम करना है तो आपको और कौन कौन से टपल डिलीट करने हैं। इफ यू डिलीट 2,4, तो मैं मार्क कर दे रहा हूं इस चीज को। इफ यू डिलीट 2,4, तो सबसे पहले इस मॉडल को पूरा समझते हैं। क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी की? प्राइमरी की इज ए। What is the foreign key? Foreign key is C. So A is the superset and C is the subset. तो मजे की बात यह है कि अगर कोई भी एक एंट्री आप देखो, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, 5 4 ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा लिख देता, 3 की जगह 30 लिख देता, तब आप कहते हैं टेबल ही गलत है, बिकॉज सी में 30 कहां से आ गया जब वो ए में है ही नहीं। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको घुमाया जा सकता है। अब मजे की बात यहां पे शुरू करते हैं डिलीशन 2,4 का। 2,4 का डिलीशन आप पूरा का पूरा करेंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है पेरेंट से क्या डिलीट हुआ है। तो पेरेंट से जो डिलीट हुआ है, ठीक है, पेरेंट से 2 डिलीट हुआ और चाइल्ड से 4 डिलीट हुआ है। जैसे ही पेरेंट से 2 डिलीट हुआ है, आप 2 को सर्च करोगे चाइल्ड टेबल में, क्योंकि चाइल्ड में मतलब नहीं है, जब पेरेंट नहीं उसको निकाल के बाहर कर दिया तो चाइल्ड में वो क्या करेगा। तो आप चाइल्ड टेबल में 2 सर्च करो। तो चाइल्ड टेबल में जहां जहां 2 है उसको मार्क कर लो। तो चाइल्ड टेबल में 2 एक यहां पे है, 2 एक यहां पे है, मार्क कर लो। अब चाइल्ड टेबल की पूरी एंट्री को आपको उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि टपल डिलीशन ऐसे ही होता है। तो ये उड़ाया, ये उड़ाया, तो उसके चक्कर में 7 और 9 और उड़ गए। तो आप जब 2 को डिलीट करने गए तो 7 को भी उड़ना पड़ा, और 2 को डिलीट करने गए तो 9 को भी उड़ना पड़ा आपके। तो 7 और 9 अब फिर से आप अपने चाइल्ड में सर्च करोगे कि 2 और 9। जस्ट वेट। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. Adios, amigo. Powering on. ठीक है, तो अब इस चीज में 7 और 9 को अगर आपने ढूंढा तो 7 आपको दिखा और 9 कहां दिखा पूरी टेबल में। लेट्स देखते हैं एक बार, 7 और 9। तो 7 और 9 तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे। तो 2 और नहीं, 2 में 5 डिलीट हुआ था, 7 और 9 नहीं। तो मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। 2 को जब आप डिलीट करने गए तो आपको 2 को डिलीट करने में 2 की डिलीट के साथ आपको 5 को डिलीट करना पड़ा। 5 भाग गया मेन टेबल पेरेंट टेबल से, और 2 को डिलीट करने में 7 भी भाग गया। ठीक है, कहाँ से? पेरेंट टेबल से। अब 5 और 7 को सर्च करने गए तो 7 तो कहीं नहीं है चाइल्ड टेबल में, 7 कहीं नहीं है चाइल्ड टेबल में, केवल 5 पड़ा हुआ है। अब 5 पड़ा हुआ तो 5 को मार्क कर लिया। 5 के चक्कर में 9 उड़ गया, तो 5 के चक्कर में आपका 9 उड़ गया। अब आप 9 को ढूंढने जाओगे कहाँ? चाइल्ड टेबल में। तो थ्रू आउट आपने 9 को ढूंढा, पूरी चाइल्ड टेबल में कहीं नहीं मिला। तो आपने देखा कि 2 और 4 के चक्कर में आपके कितने लोग निपट गए? 3 लोग निपट गए। ये देखो, एक तो 5-2 निपट गया 5 से। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा था आपका जो लॉस्ट हो चुका है, 527295।
तो आपने 5-2 लॉस्ट कर दिया, 7-2 लॉस्ट कर दिया और 9-5 लॉस्ट कर दिया। ये 3 टपल्स आपने लॉस्ट कर दिए ड्यू टू डिलीशन ऑफ द 2-4, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऐसा कहती है कि चाइल्ड से जो कुछ पेरेंट से भागेगा उसको चाइल्ड से भगाना पड़ेगा। तो पेरेंट से भागेगा, चाइल्ड से भगाना पड़ेगा। उस चीज की रक्षा करने के लिए, उस नियम को बनाए रखने के लिए आपको इनको सबको हटाना पड़ेगा। ये मतलब था टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब आपको अपना वचन निभाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो यहां पर बस आपसे पूछा गया 5-2, 7-2, 9-5, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहां पर ऐसे कई क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं कि फर्दर कुछ ऐसी वैल्यूज दे सकते हैं वो कि पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो रही हो, है ना। कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, यहाँ पे कहीं 9 फिक्स कर दो, यहाँ पे तो ऐसे पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉरेन की पर क्वेश्चन कई बार पुट किए गए हैं। लेकिन अभी मैं लौट के आता हूं अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे, और मैं केवल आपको डिस्कस करके ये बताना चाह रहा था कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि हम ऑन डिलीट कास्केडिंग ना लगाएं, बिल्कुल लगाएं। कहां पर? सेल्फ रेफरेंशियल टेबल पर। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। पहले एक कचरा साफ कर लेते हैं अपन। तो उसका सोल्यूशन ये है कि सपोज अगर आपको पेरेंट से कोई टपल डिलीट करना है, पेरेंट से कोई एंट्री भाग रही है, ठीक है, पेरेंट से कोई एंट्री भाग रही है, तो आप क्या करें, आप सिंपली उसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको भगा देते हैं। ठीक है, अब मान लो आई वॉन्ट टू डिलीट E1 कॉमा नल दिस, देन आपने हटा दिया। अब पेरेंट से E1 हट गया, पेरेंट से E1 आपका गायब हुआ। अब आप चाइल्ड में मार्क करो कि कहां है E1। सो देयर इज ए E1, देयर इज ए E1। इफ देयर इज ए E1, आप पूरा टपल डिलीट मत करो, आप इसको नल प्लेस कर दो, ठीक है। सो यू पुट नल हियर, E1 की जगह जहां जहां E1 हो रहा था यू पुट नल। अब ये सारा काम होगा कैसे, इसके पीछे भी पूरी क्वेरीज स्ट्रक्चर चलता है। फिलहाल मैं आपको सॉल्यूशन प्रपोज करना सिखा रहा हूं, इनको करना कैसे है, टेबल पर ऑपरेट, इसके लिए प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पे ही आप सीख पाएंगे। तो अब यहां पर आपका काम बच गया, ये काम आपका आसान हो गया, ठीक है। तो सेल्फ, अब आपका जो E2 इंफॉर्मेशन लॉस्ट होने वाला था और E3 इंफॉर्मेशन लॉस्ट होने वाला था एम्प्लॉय का, वो बच गया, आपने इस एंट्री को नल मेंटेन कर दिया। लेकिन इसका भी अपना एक नुकसान ये है कि बहुत ज्यादा टेबल में नल नहीं रखने चाहिए। नल अपने लिए डेटाबेस के लिए कैंसर है। जितने नल डेटाबेस में कैंसरस प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो नल होना कोई बहुत ठीक बात नहीं है, क्योंकि पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो जाता है अपने आप में, पूरी स्ट्रक्चरिंग। तो हम नल को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम केस में हम चाहते हैं कि नल हमारा अवॉइड होता चला जाए। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ऑन डिलीट कास्केड के नुकसान क्या हैं, ऑन डिलीट कास्केड के फायदे क्या हैं। अगर हमको करना भी पड़े मजबूरी में तो हम कुछ नल प्लेस कर सकते हैं, या ज्यादा नल आए तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सब चीजों का डिस्कशन दिमाग में आपके आता रहेगा, और आना भी चाहिए, बिकॉज आपको इन डेप्थ जाना है डीबीएमएस में, जिससे आपको इतना गजब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप किसी भी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन को भी पूरा समझ पाओ कि एक्चुअली में कहानी पूरी कैसे चलती होगी। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट में हमने यहां से कवर किया आपका कि अगर फॉरेन की लगी हुई है, डिफाइन है, तो किस तरीके से पेरेंट और चाइल्ड में ऑपरेशंस करे जाते हैं फॉरेन की के नियम के हिसाब से। तो फॉरेन की के नियम अगर नहीं चलेंगे तो आपको डीबीएमएस डिलीशन इंसर्शन नहीं करने देगा। तो ये चीज आई होप क्लियर हुई होगी पूरी तरीके से ऑन डिलीट कास्केड वाली। अब कुछ मैं क्वेश्चंस को पिक करूंगा, क्योंकि ये सेल्फ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर आता था। क्या क्या नियम है वो नियम मैंने बता दिए। फॉरेन की वाला पार्ट यहां से पूरा क्लियर होता है। अब फॉरेन की और की वेस्ड जितने हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको एक बार मैं 2-3 क्वेश्चंस को उठा लेता हूं, पिक कर लेता हूं, तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो
मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, ये गेट 2014 का मैंने क्वेश्चन लिया है, मुश्किल से ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको किसी नए स्टूडेंट को दूंगा तो उसको अगर डेटाबेस बहुत अच्छा आता है तो 1 मिनट में वो उसको सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। गिवन एन इंस्टांस ऑफ द स्टूडेंट, इंस्टांस मैंने आपको पहले ही क्लियर दे दिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिलेशन टेबल में जो एंट्रीज होती हैं, जो इंफॉर्मेशन टेबल होल्ड कर रही होती है, उसी को इंस्टांस बोलते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, स्टूडेंट एज, सीपीआई, सारा नॉर्मल सा एक कोई हाइपोथेटिकल डेटाबेस टेबल ली गई है, जहां पर ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट नेम और एज प्राइमरी की है। बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं ये लोग, आप बिल्कुल इसमें विवाद नहीं कर सकते कि स्टूडेंट आईडी रोल क्यों नहीं है प्राइमरी की। स्टूडेंट आईडी भी हो सकती है और अदर देन कुछ कॉलम्स को कंबाइन करके भी प्राइमरी की बनाई जा सकती है। ठीक है, इनकी मर्जी है, इनकी सरकार है गेट वालों की, वो जो चाहें आपको मानना पड़ेगा अगर आपको नंबर लेने हैं और रैंक लानी है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा यहां पर फिलहाल मैं ऐसा कर दे रहा हूं कि स्टूडेंट नेम जो कि नहीं वैलिड है, स्टूडेंट नेम और एज, अगर आप की के टर्म्स में देखने जाएंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम वैलिड नहीं है। स्टूडेंट नेम और एज, क्यों? क्योंकि वो सेम हो सकता है, दो स्टूडेंट्स के नाम भी सेम हो सकते हैं, उनकी एज भी सेम हो सकती है, बट करेंट इंस्टांस के लिए आप देखोगे तो ये चीज बिल्कुल आपको दिख रही है कि स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज को अगर इन्होंने की बोला है तो उनको सेम नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको सेम नहीं होना पड़ेगा। अब मजे की बात है कि इस चीज को आप जोड़ दो इसमें, सॉरी मैंने यहां पे जोड़ दिया है, ये ले आओ स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। तो अब इन्होंने कहा कि x शुड नॉट इक्वल टू, अब मजे की बात है अगर आप स्वाति देखोगे, दो स्वाति हैं लेकिन उनकी एज अलग होनी चाहिए, एक 19 एक 18 है, तो डुप्लीकेट्स नहीं मिले आपको। तो आप स्टूडेंट और नेम और एज को कंबाइंड करोगे तो डुप्लीकेसी नहीं दिखनी चाहिए पूरे में, पार्शियल पार्ट। तो मैं इसको और समझा देता हूं, स्टूडेंट नेम लिख देता हूं यहां पे और यहां पे स्टूडेंट एज लिख देता हूं। स्टूडेंट एज, अब यहां पर अगर स्वाति लिखा हुआ है और यहां पर 19 लिखा हुआ है और यहां पे भी स्वाति लिखा है तो यहां 19 नहीं आ सकता, नहीं तो ये चीज पूरी प्राइमरी की नहीं बन पाएगी। तो इसलिए यहां पे 18 पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली हमारा इंटीग्रिटी कंस्टेंट प्राइमरी की का जो नियम है वो सेटिस्फाई हो रहा है, प्राइमरी की का नियम वायलेट नहीं हो रहा। सेम इन्होंने शंकर के लिए बोला है, एक्स के लिए, तो एक्स से रिलेटेड नाम जो है वो शंकर है। ठीक है, अब शंकर जहां भी रिपीट कर रहे होंगे तो शंकर का यहां पे 19 निकल के आया, तो ये 19 नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी 19। तो क्यों? क्योंकि अगर यहां पे शंकर है और ये शंकर 19 है और अगली बार शंकर है और यहां x है, तो x डज नॉट इक्वल टू 19, बिकॉज नहीं तो आपको रिपीटेशन मिल जाएगा टपल में और आप कहेंगे कि दिस इज नॉट ए प्राइमरी की ओवरऑल। तो प्राइमरी की प्रिजर्व करने के लिए उसकी प्राइमरी को बनाए रखने के लिए आपको x को 19 नहीं रखना है, और आप कुछ भी रख सकते हो, आप 18 रख सकते हो, 17 रख सकते हो, 21 रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो आई होप ये गेट 2014 का क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा प्राइमरी की। अदरवाइज आप स्टूडेंट आईडी देखोगे तो वो सारी आपको यूनिक ऑलरेडी दिख रही है। द नंबर ऑफ सुपर की इन रिलेशन, ये क्वेश्चन सुपर की से रिलेटेड है, गेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की इन दिस रिलेशन ई एज ए की, द गेट सीएसई 2014 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पर हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बात की है, एकदम बच्चा टाइप क्वेश्चन है आपके लिए। आपने कहा कि मेरा एक रिलेशन आर है, टेबल आर है, जिसमें हमारे कॉलम हैं ई एफ जी एच, क्या बात है, परफेक्ट। अब मेरा काम इतना है कि ई को मैं की बना दे रहा हूं। अगर मैं ई को की बना दे रहा हूं तो बहुत ही अच्छी बात है, बना दो आप ई को की। तो रिमेनिंग मेरे पास कितने कॉलम रह गए? रिमेनिंग मेरे पास जो प्लेसेस रह गए वो 1, 2 और 3 रह गए। तो ई को तो आपको भैया उसके प्लेस पे फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये मुखिया हैं। ठीक है, बाकी बचे लोगों को आप
वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 2 चॉइस 2 चॉइस 2 चॉइस, और इनके साथ तो एक फिक्स चॉइस थी कि इनको लेना ही लेना है। तो टोटल 2 टू पावर 3 आपके पास 8 चॉइसेस निकल के आ गई, और आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि 8 इज द आंसर। इससे आसान आंसर आप सीधा पॉसिबल कुछ नहीं बता सकते। इवन यहाँ पर कुछ भी कह सकते थे वो कि ई है, एफ है, कैंडिडेट की इज ई और एफ, ठीक है। वो कह सकते थे कि ई कॉमा एफ कंबाइंड है कैंडिडेट की, कुछ भी मर्ज कर सकते थे। तो वो सारे एक्सप्लेनेशंस हमने कवर किए हुए हैं अपने उस केस में। वहाँ पे आप जाकर उस लेक्चर, वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी इसकी। अब एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है फॉरेन की से रिलेटेड, आपको समझते हैं इस क्वेश्चन को। और ये आई थिंक गेट 2014 से ही रिलेटेड है, मैं लिख नहीं पाया हूं बट गेट का ही क्वेश्चन है ये। तो ये गेट का ही क्वेश्चन है और रिसेंटली ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं S1 S2 RDBMS पर। S1 में कहा गया है ये रिलेशन स्कीम का मतलब होता है टेबल एक्चुअली में, है ना। टेबल का जो ढांचा है उसको रिलेशनल स्कीम कहते हैं। कैन हैव एट मोस्ट 1 फॉरेन की। दूसरा बोला गया फॉरेन की इन ए रिलेशन कैन नॉट बी यूज टू रिफर टपल ऑफ आर। तो कैन नॉट बी यूज टू रिफर टू टपल ऑफ आर ए फॉरेन की इन रिलेशन स्कीम आर। जो ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं वही इन्होंने पूछ दिया है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। तो पहले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो पहले क्वेश्चन में मैं 3 टेबल बनाता हूं, आपको इस जो स्टेटमेंट S1 है उसके बारे में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। वही अपना फेमस एग्जांपल SID ले लेते हैं, S नेम ले लेते हैं, और यहां पर SID CID ले लेते हैं, SID CID ले लेते हैं, और यहां पर CID C नेम ले लेते हैं। अब मजे की बात है कि अब आप यहां पर 3 कोर्सेज डाल दो, C1 C2 C3, और यहां पर 3 स्टूडेंट डाल दो, S1 S2 S3। अब यहां पर S1 C1 डाल दो, S1 C2 डाल दो, S2 C1 डाल दो, S3 C3 डाल दो। अब आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि भाई 2 फॉरेन की सीधी सीधी बन रही है, ठीक है। सो द फर्स्ट फॉरेन की इज SID विच रिफर्स टू स्टूडेंट SID, student SID, and in student SID this SID is primary key in student table. This SID is the primary key in student table. So this is the foreign key, this is the foreign key, and here same as the CID is the foreign key. So CID is also the foreign key, है ना, बिकॉज ये भी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रिफर कर रही है CID को। तो 2 फॉरेन की तो यहीं से निकल के आ गई। सो है ना, इन दिस टेबल इनरोलमेंट देयर आर 2 फॉरेन की, देयर आर 2 फॉरेन की। परफेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। ये कह रहे कि एक ही हो सकती है एट मोस्ट, बिल्कुल नहीं। 1 2 यहां तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। 3 4 होंगी कि नहीं इस पर अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते थे कि मोर देन 1 फॉरेन की, मोर देन 2 फॉरेन की, मोर देन 3 फॉरेन की, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी रख सकते थे क्वेश्चन में। तो वो क्लैरिटी भी होना जरूरी है कि क्या एक टेबल में 2 से ज्यादा फॉरेन की भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जाम्पल पिच किया है उसमें 2 से ज्यादा फॉरेन की मैंने लेके नहीं दिखाई है आपको, केवल मैंने 2 फॉरेन की लेके दिखाई है। तो अभी मैं क्या ऐसे एग्जाम्पल पिच करूंगा जहां पे 3 4 फॉरेन की भी पॉसिबल हो सकती हैं, देखते हैं उसको करके फॉरेन की ऐसा होता है कि नहीं। अब इनके दूसरे स्टेटमेंट पर आ जाते हैं कि सही है कि गलत। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सेम टेबल में क्या फॉरेन की रिफर कर सकती है, ये बोल रहे हैं ये कि एक रिलेशन R है और मान लेते हैं उसका 2 एट्रीब्यूट है, एक है आपका एम्प्लॉय आईडी और एक है आपका मैनेजर आईडी। और वो कह रहे हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैनेजर आईडी एम्प्लॉय आईडी को रेफर करे, अपनी ही टेबल को रेफर कर रही हो किसी टपल को। टपल का मतलब वही है कि किसी कॉलम को रेफर कर रही हो, वो यहां कहना टपल इन द सेंस कॉलम, कॉलम कहना ज्यादा ठीक है, टपल। तो बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है, पूरे इस एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रही है ये। तो एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रही है सेम टेबल में, तो कैन नॉट लिख रहे हैं ये वर्ड,
लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा हमने इस चीज़ को पूरा प्रूफ करके देखा था कि ये एकदम गलत बोल रहे हैं, तो S2 स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो S1 S2 दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो भैया ये वाला ऑप्शन फटाफट मारिए टिक और अपने अकाउंट में जोड़िए 2 नंबर और रैंक को बढ़ाइए 200-300 ऊपर। तो इस तरीके से आप पूरी चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे से कुछ क्वेश्चंस लिए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अभी इन सब के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बाकी हैं, अभी पिक्चर में बाकी है मेरे दोस्त। ये तो अभी ट्रेलर टीजर मैंने कुछ दिया है, ट्रेलर अभी चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। धुआंधार प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस आपको मिलने वाले हैं एक के बाद एक, और आपकी अंडरस्टैंडिंग जिस लेवल पे जाएगी, कभी डीबीएमएस पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले गेट में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया है। ठीक है, कि आपको पहले क्या दिया जाए। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं। ओ ठीक है, दूसरा मैं स्लाइड भी बना के लाया था। पर्सनल प्रतीक सर की 1-to-1 मेंटोरिंग आपको मिलती है इस पूरे प्रोग्राम में, जो इस प्रोग्राम को सबसे अलग बनाती है। कोई मार्केटिंग वाली बात नहीं है। तो 1-to-1 मेंटोरिंग बहुत बड़ा काम है, कोई करके देख ले एक बार, पता लग जाएगा। ठीक है, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, उतना ही जरूरी है कंटेंट जितना कंटेंट जरूरी है। तो 1-to-1 मेंटोरिंग आपको मिलती है, प्लस आपने व्हाट्सएप पर मेरा सपोर्ट देखा होगा कि मैं रिप्लाई करता हूं व्हाट्सएप 24, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट। व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी हम आपको देते हैं। आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करके क्लोज करेंगे वहां पे जितना फिजिबल होगा। पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं पिच कर सकते हैं, बट आपको हिंट और क्लू जरूर देंगे जिससे आपको आगे बढ़ सोचने में मदद मिलेगी क्वेश्चन को। तो 1-to-1 मेंटोरिंग और पर्सनल गाइडेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पर्सनल गाइडेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये मैं बहुत बड़ी चीज मानता हूं, बिकॉज मेहनत करने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए कि मेहनत किस तरीके से करनी है, कैसे। कोर्स कवरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्रैक्टिस इज उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेस्ट उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो सारा गाइडेंस प्रतीक सर आपको देने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा, हम आपको ऑप्शनल वीडियोस भी डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डीएसए में ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार कुछ चीज़ों को स्किप किया गया है, छोड़ा गया है। कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। समय दीजिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, 1 साल का समय लेके आए हो, इतनी हड़बड़ी नहीं करोगे कि आपको आपका कंटेंट ही मिस होने लगे। तो ऑप्शनल और मैंडेटरी वीडियोस भी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही डिफ्रेंशिएटर हैं हमारे प्रोग्राम में। बाकी की मैं बात नहीं कर रहा कि लोग क्या करते क्या नहीं करते, सब अच्छा ही कर रहे होंगे, बट मैं अपनी बात बता सकता हूं कि मैं डिफ्रेंशिएटर इसलिए कहता हूं इन चीज़ों को कि हम नए फॉर्म में इनको पिच कर रहे हैं, ऑप्शनल एंड मैंडेटरी। 1-to-1 मेंटोरिंग तो कहीं भी नहीं है, आप देख सकते हो। व्हाट्सएप चैट सपोर्ट तो होगा भी, ये हमने कोई नया फीचर नहीं डाला है। चौथा, मैंने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस को भी ऐड किया है। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी मैं आपको दूंगा। तो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कोई आसान बात नहीं है, बिकॉज इसको कस्टमाइज करना लेक्चर के हिसाब से इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये चारों चीज़ें मिलके आपको एक यूनिक कोर्स फीचर बना के देती हैं, और इस बात में कहने में कोई दोहराई नहीं है मुझे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये चारों चीज़ें बड़ी ही मैंडेटरी हैं आपके लिए। कोई भी लेक्चर देख लीजिएगा आप, डीएसए में ये हमारे साथ मजबूरी है कि हमको रेंज में रह के चीज़ों को पिच करना पड़ता है। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी है, मैकेनिकल का भी है, ईसी का भी है, सिविल का भी है, और एक पास आउट स्टूडेंट भी है। सबके बीच में बैलेंस बिठा पाना टीचर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो वो बैलेंस हमारा बना रहे, इसके लिए हम ऑप्शनल वीडियोस पे आएंगे अभी। तो अभी आप डीबीएमएस में देख के समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके की डेप्थ जा रही है। तो इसलिए आप अपना फेथ और कॉन्फिडेंस बना के रखें अपने मेंटोर, अपने ड्राइवर पे। हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, आप अपना फेथ कॉन्फिडेंस दिखाते रहें। सो जस्ट आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अब आगे गेट के डिस्कशंस पे, प्लस इस पूरे फॉरेन की का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन।
तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जरूर देखिएगा और उसका फीडबैक जरूर बताइएगा सर को, जो कि मेरे तक भी पहुंचे। और अगर आपको दिल से थैंक यू निकल रहा हो, एक मन मुस्कान के साथ, अगर आपके अंदर से ऐसा आ रहा हो कि थैंक यू सो मच सर, ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, तो ज़रूर थैंक यू लिखिएगा, बिकॉज इससे आपके अंदर के ग्रैटिट्यूड को एनरिच होने में हेल्प मिलती है। तो मेरी तरफ से तो सबको बिल्कुल बहुत सारा पढ़ें, आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें और अपने लक्ष्य और मुकाम तक पहुँचें। थैंक यू सो मच।